Hello student, welcome to online study of Ashadeep International School. In today's session, subject is Science, Standard 8th, Chapter number 11, Force and Pressure, Session 2. In the first session, I have already explained you what is force. Force is a push or a pull. Whenever we apply force on any object, its speed may increase or decrease. Even it might be possible its direction may change. It depends in which direction we applied force. So जिस direction अगर same direction के अंदर ही हम force apply करते हैं then its speed may increase. If we apply force from the opposite direction then its speed may decrease or it may come to rest. Now I am going to continue this session and I am going to explain you about the types of force. So let's start. First one is contact force, muscular force. उसके अंदर भी बहुत सारे categories है. Generally, to apply a force on an object, your body has to be in contact with the object. जनरली अगर हमें फोर्स अप्लाई करना है तो हमारा जो बॉडी है वो ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए. लाइक आई एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस सेशन कि अगर कार जो है वो ख़राब हो चुकी है एंड उसको स्टार्ट करनी है या तो उसको धक्का लगाना है देन आर पाम शुड बी इन कांटेक्ट विथ कार. अगर आप हवा में ही हाथ चलाओगे तो कार ऐसे ही नहीं चलेगी, उसको धक्का नहीं लगेगा, उसको फोर्स नहीं लगेगा. तो आपके जो पाम्स है वो अगर उसको टच करेंगे देन ओनली यू कैन अप्लाई फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे भी आपको दिखाया है कि अगर आप मान लो कि वेट लिफ्टिंग कर रहे हो देन योर हैंड मस्ट बी इन कॉन्टेक्ट विद दिस. दिस फोर्स इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी. तो ये जो फोर्स है वो कैसे अप्लाई होगा, तो हमारे बॉडी के जो मसल्स है उनकी एक्शन की वजह से होता है. The force resulting due to the action of muscles is known as the muscular force. अगर कोई भी फोर्स हमारे मसल्स की वजह से होता है तो उसको हम मस्कुलर फोर्स बोलते हैं. Animals also make use of muscular force to carry out their physical activities and other tasks. हम अपनी डेली लाइफ के अंदर मस्कुलर फोर्स का यूज़ करते हैं तभी हम सब काम जो है वो कर पाते हैं. सिमिलर वे एनिमल्स जो होते हैं वो भी मस्कुलर फोर्स जो है उसको यूज़ करते हैं ताकि सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हो. सिंस मस्कुलर फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन ओनली व्हेन इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विथ एन ऑब्जेक्ट, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कॉन्टैक्ट फोर्स. लाइक अगर मस्कुलर फोर्स अप्लाई करना है तो दोनों ऑब्जेक्ट्स कॉन्टैक्ट में होने चाहिए. लाइक ये जो गर्ल है वो बकेट कैरी कर रही है राइट, तो ये जो हैंड्स है वो बकेट के साथ कांटेक्ट में होने चाहिए तब भी जाके वो ये बकेट जो है उसको कैरी कर पाएगी और ऐसे होल्ड करके रहेगी. नेक्स्ट वन इज फ्रिक्शन. अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू द रेस्ट. अगर आपने मान लो कि एक बॉल के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है सो वो मूव कर रहा है बट धीरे धीरे उसकी जो स्पीड है ना वो स्लो हो जाती है और फाइनली वो रेस्ट पे आता है. वहाँ पे हमने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया है, ना ही तो कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखा है जिससे फोर्स अप्लाई हो. स्टिल ये रेस्ट पे क्यों आता है, उसकी स्पीड जो है वो ग्रेजुअली ज़ीरो क्यों होती है. वी नो वन थिंग वेरी वेल कि अगर कोई चीज़ जो है वो स्टेडी पोजीशन पे है तो जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो रेस्ट पे रहेगी. तो अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो आइडियली वो चीज़ अब मोशन में ही कंटिन्यूसली रहनी चाहिए. वाई इट हैज़ स्टॉप्ड, वो स्टॉप क्यों हुई, दैट इज़ अ क्वेश्चन. व्हेन वी स्टॉप पैडलिंग अ बाइसिकल, it gradually slows down and finally comes to a stop.
अगर आप साइकिल को पैडलिंग कर रहे हो तो वो साइकिल जो है वो चलती है, राइट, ऐसे। बट अगर आप ये पैडलिंग करना बंद कर दोगे तो क्या होगा, साइकिल जो है ना वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्लो डाउन होगी और फिर स्टॉप हो जाएगी। वाई इट इज़ सो? In all these situations, no force appears to be acting on the object, yet their speed gradually decreases and they come to rest after some time. As I explained कि हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे हैं, स्टिल पहले उसकी स्पीड स्लो होती है, फिर ये रेस्ट पे आ जाते हैं कुछ टाइम के बाद। The force responsible for changing the state of motion of object in all these examples is the force of friction. अब यहाँ पे भी एक्चुअली एक फोर्स वर्क करता है कि वो किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिसको हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं या तो सिंपली फ्रिक्शन बोलते हैं। It is the force of friction between the surface of the ball and the ground that brings the moving ball to rest. एक्चुअली जब बॉल है वो ग्राउंड पे मूव कर रहा है सरफेस के ऊपर, तो सरफेस का जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है ना वो बॉल के ऊपर अप्लाई होता है, इसीलिए बॉल जो है उसकी स्पीड धीरे धीरे रिड्यूस होती है और फिर बॉल जो है वो रेस्ट पे आता है। The force of friction always acts on all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो ऑलवेज हर एक मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर ये अप्लाई होता है, ये ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर होता है। मान लो कि अगर ये सिमिलर डायरेक्शन के अंदर होता तो फिर क्या होता कि सिमिलर डायरेक्शन के अंदर अगर फोर्स होता तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली मूव करता रहता और माइट बी पॉसिबल स्पीड जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज होती जाती, राइट। बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है और ये कंटिन्यूसली अप्लाई होता है, इसीलिए स्पीड जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होती है और एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे वो रेस्ट पे आ जाता है ऑब्जेक्ट। अगर हम चल सकते हैं और ये हम ब्रेक लगाते हैं, व्हीकल जो स्टॉप होता है वो भी फ्रिक्शन की वजह से ही होता है। और इवन जो टायर्स हैं, आपने देखा होगा कि व्हीकल्स के जो टायर्स होते हैं ना वो धीरे धीरे वो डिज़ाइन वाले होते हैं ताकि उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स हो और वो स्लिप ना हो जाए। हियर यू कैन सी मोशन अगर इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई होता है, और जिस टाइम पे मोशन यानी कि जो अप्लाइड फोर्स है वो और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये दोनों इक्वल होते हैं, उस मोमेंट के ऊपर ऑब्जेक्ट जो है वो स्टेडी पोजीशन में आता है, रेस्ट पे आ जाता है। Since the force of friction arises due to contact between surfaces, it is also an example of a contact force. अब क्या होता है कि जो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कब अप्लाई होगा, जब कोई भी चीज़ सरफेस के साथ कांटेक्ट में आती है। सो हम फ्रिक्शन फोर्स जो है उसको भी बोल सकते हैं कि दिस वन इज़ ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द कांटेक्ट फोर्स, बिकॉज यहाँ पे भी दो ऑब्जेक्ट्स के कांटेक्ट में आना काफ़ी ज़रूरी होता है। Next one is non-contact forces. Activity number 4 to understand it. Take a pair of bar magnets. Place the longer side of one of the magnet over 3 round shaped pencils or wooden rollers. अब आपको बार मैग्नेट्स लेने हैं। एक बार मैग्नेट जो है उसको आपको शार्पन पेंसिल के ऊपर या तो वुडन रोलर्स के ऊपर रखने हैं। Now bring the end of the other magnet near the end of the magnet placed on the rollers. एक मैग्नेट को आपने रोलर्स के ऊपर रखा है, दूसरा मैग्नेट आपके हाथ में है। अब जो आपके हाथ में मैग्नेट है उसको रोलर के ऊपर जो मैग्नेट रखा है उसके पास धीरे धीरे लेके जाना है। हियर यू कैन सी यहाँ पे एक बार मैग्नेट है, यहाँ पे एक बार मैग्नेट है। जैसे ही लेके जाओगे तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के पास आने की ट्राई करेंगे या रिपल करेंगे। हियर यू कैन सी बोथ आर सेम पोल, सो रिपल करेंगे। यहाँ पे जो पोल्स है वो ऑपोजिट पोल्स है और ऑपोजिट पोल्स जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट, ब्रिंग द अदर एंड ऑफ द मैग्नेट नियर द सेम एंड ऑफ द मैग्नेट प्लेस्ड ऑन द रोलर। फर्स्ट टाइम ऑपोजिट पोल है सो रिपल्जन होगा, फिर यहाँ पे पोल को चेंज कर दो और ट्राई करो, क्या होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इट ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्रोचिंग मैग्नेट। अब जो मैग्नेट अप्रोच कर रहा है उसकी डायरेक्शन में उसको अट्रैक्ट करेगा।
यू कैन सी कि ये दोनों बार मैग्नेट के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है, ये एक दूसरे से अपार्टेड है। स्टिल ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यहाँ पे दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है। लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। अब लाइक पोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, जबकि अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। हियर यू कैन सी ऑपोजिट पोल्स है, राइट, तो वही अट्रैक्ट करते हैं, सेम पोल है तो एक दूसरे को रिपल करते, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन ऑल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। अब अट्रैक्शन और रिपल्जन को भी हम पुल एंड पुश बोल सकते हैं, राइट। यहाँ पे ये एक दूसरे को पुल कर रहे, खींच रहे, जबकि यहाँ पे ये एक दूसरे को पुश कर रहे हैं। A magnet can exert a force on another magnet without being in contact with it. अब ये एक मैग्नेट है वो दूसरे मैग्नेट के कांटेक्ट में नहीं होता है, स्टिल उसके ऊपर फोर्स जो है वो अप्लाई कर सकता है। The force exerted by a magnet is an example of a non-contact force. यहाँ पे भी कोई कॉन्टेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं, इसीलिए हम ये जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसको हम नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स बोल सकते हैं। The force exerted by a magnet on a piece of iron is also a non-contact force. अब मैग्नेट जो है वो आयन को भी अट्रैक्ट करता है, आयन के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। दैट्स वाई वी कैन से कि ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। हियर यू कैन सी नीचे जो पिन्स है ना वो ये मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ कांटेक्ट में नहीं है, स्टिल उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। इवन ये बटर नाइफ के ऊपर भी मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई होता है, इसीलिए ये अट्रैक्ट होता है उसके टूवर्ड्स। नाउ नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक्टिविटी नंबर 5 टू अंडरस्टैंड इट। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 equal pieces. Suspend one of the pieces from the edge of a table with the help of a piece of thread. अब आपको एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ लेनी है, 2 इक्वल पीसेस के अंदर कट कर देने हैं। एक पीस जो है ना वो आपको एक थ्रेड की हेल्प से टेबल के नीचे ऐसे उसको हैंग करना है। Now hold the other piece of straw in your hand and rub its free end with a sheet of paper. Bring the rubbed end of the straw near the suspended straw. अब आपको क्या करना है, दूसरी जो स्ट्रॉ है आपके हाथ में है ना उसको आपको एक पेपर की शीट के साथ रब करना है और फिर वो सस्पेंडेड जो स्ट्रॉ है उसके नियर बाय लेके जाना है, लाइक दिस। यहाँ पे एक ऑलरेडी एक स्ट्रॉ है और यहाँ पे एक दूसरी जो स्ट्रॉ है जिसको आपने क्या किया, पेपर के साथ रब किया, सो उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आएंगे जिससे इन दोनों के बीच आपको फोर्स जो है वो देखने को मिलेगा। Rub the free end of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with the paper near the free end of the suspended straw. अब आपको फ्री एंड जो है उसको क्या करना है, वापस ये रब करना है पेपर शीट के साथ और वापस उसको नियर बाय लेके जाना है। बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चार्जेस है वो थोड़ी देर के लिए ही वहाँ पे रहेंगे, वापस आप रब करो और वापस ट्राई करो, देन क्या होगा, दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप देखोगे। स्ट्रॉ इज सेड टू हैव एक्वायर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस आफ्टर इट हैज़ बीन रब्ड विथ अ शीट ऑफ पेपर। एज आई सेड कि जैसे ही आप पेपर की शीट के साथ रब करोगे तो जो आप स्ट्रॉ आपने रब की है उसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस जो है वो आते हैं। The force exerted by a charged body on another charged body or uncharged body is known as electrostatic force. अब यहाँ पे फोर्स किस वजह से आया, चार्ज बॉडी की वजह से। दोनों बॉडीज चार्ज है तो भी ये फोर्स लगता है और एक चार्ज और एक अनचार्ज है दैन ऑल्सो इट कैन अप्लाई फोर्स। इस टाइप के फोर्स को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे भी आपने देखा कि जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है उसके साथ अनदर स्ट्रॉ है वो अट्रैक्ट करती है, इवन दोनों के बीच कांटेक्ट नहीं है, स्टिल दे कैन अट्रैक्ट ईच अदर। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट, सो इट इज़ ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहाँ पे भी क्या होता है कि जो
दोनों बॉडीज़ है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी ये एक दूसरे के साथ फोर्स अप्लाई करते हैं और अट्रैक्ट करते हैं। इवन यू कैन डू वन एक्टिविटी के कुछ पीस ऑफ पेपर ले लो, स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, और अगर आपके जो हेयर है ना वो ड्राई होने चाहिए, वो शैम्पू किए हुए होने चाहिए, फिर उसके साथ आप या तो कॉम्ब रब करो या तो प्लास्टिक की स्केल जो है आपके हेयर के साथ रब करो। तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस उसमें आएंगे और उसको जैसे ही आप पेपर के नियर बाय लाओगे तो पीस ऑफ पेपर जो है ना वो आपके कॉम्ब या तो स्केल के टूवर्ड्स ऐसे अट्रैक्ट होंगे, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल फोर्स। You know that a coin or a pen falls to the ground when it slips off your hand. अगर आपके हाथ में से कोइन या तो पेन जब मतलब छूट जाता है तो क्या होता है, वो डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर ही आएगा, वो किसी और डायरेक्शन में नहीं जाता है। The leaves or fruits also fall to the ground when they get detached from the plant. अब प्लांट के ऊपर से लीव्स या तो फ्रूट्स जो है वो भी क्या होते हैं, नीचे आते हैं ग्राउंड के ऊपर, राइट। ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स fall towards the earth because it pulls them. This force is called the force of gravity or just gravity. कोई भी चीज़ अर्थ के ऊपर जब नीचे गिरती है तो क्या होता है, वो नीचे की साइड ही आती है। वाई इट इज़ सो, बिकॉज अर्थ जो है उसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं या तो जस्ट ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से अर्थ जो है वो हर एक चीज़ को अपने टूवर्ड्स अट्रैक्ट करती है। दिस इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट्स। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स है, और जो ये फोर्स है वो ये पूरे अर्थ के ऊपर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन सब के ऊपर अप्लाई होता है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट अवर बीइंग अवेयर ऑफ इट। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स है ना वो हम सब के ऊपर ये कंटिन्यूस होता ही है, हम इससे अवेयर नहीं होते, बट आप जंप करने की ट्राई करो नीचे ही आओगे, कहीं से भी गिरोगे डायरेक्टली ग्राउंड के ऊपर ही आओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वाटर begins to flow towards the ground as soon as we open a tap. Water in rivers flows downwards due to the force of gravity. अब आप टैप ओपन करोगे पानी नीचे की साइड जाता है। इवन माउंटेन के ऊपर से भी अगर कहीं पे भी वाटर फ्लो हो रहा है और वाटरफॉल फॉर्म हो रहा है, या तो जो नदी का पानी है वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ के सरफेस के टूवर्ड्स ही जाता है। हियर यू कैन सी बहुत बड़ा स्लोप है तो नीचे से पानी ऊपर नहीं जाता है, ऊपर से ही नीचे आता है। ग्रेविटी इज़ नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। ग्रेविटी जो है ना वो सिर्फ अर्थ की प्रॉपर्टी नहीं है। इन फैक्ट एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स whether small or large exert a force on every other object. यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके पास ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। किसी प्लेनेट के पास ज़्यादा है तो किसी के पास कम होता है। दिस फोर्स इज़ नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स। इस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वन is pressure. Now we need to discuss what is pressure or what is the relation between pressure and force. Now let's discuss one activity to understand pressure. Try to push a nail into a wooden plank by its head. अब आपको क्या करना है कि एक नेल लेना है और उसका जो वुडन प्लैंक से उसके जो हेड है ना उसको आपको पुश करने की ट्राई करनी है। इवन आप यहाँ पे फोर्स अप्लाई करोगे वॉल के ऊपर तो क्या होगा, आप नहीं कर पाते हो, चाहे आप गिर भी जाओगे बट आपकी जो एनर्जी है वो सिंपली वेस्ट हो जाएगी। ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विथ अ ब्लंट एंड अ शार्प नाइफ। अब आपको वेजिटेबल्स को कट करना है, एक बार ब्लंट ले लो नाइफ और एक बार आपको शार्प नाइफ लेना है। डेफिनेटली शार्प जो नाइफ है उससे कटिंग जो है वो जल्दी होगी, ब्लंट से कट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। The force acting on a unit area of a surface is called pressure. अब यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होता है ना उसको हम प्रेशर बोलते हैं। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑन विच इट एक्ट्स।
जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर ये प्रेशर वर्क करता है तो उसको हम बोल सकते हैं प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया. At this stage, we consider only those forces which act perpendicular to the surface on which the pressure is to be computed. अभी हम यही फोर्स जो अप्लाई कंसिडर कर रहे हैं जो वर्टिकली लगते हैं. हायर स्टैंडर्ड में आप ये प्रेशर एंड फोर्स जो है उसको डिटेल में स्टडी करोगे. सो P इज इक्वल्स टू F ओवर A, दैट इज फोर्स ओवर एरिया. सो द स्मॉलर द एरिया लार्जर द प्रेशर ऑन अ सरफेस फॉर द सेम फोर्स. जैसे ही एरिया इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे क्या होगा, प्रेशर जो है वो डिक्रीज़ होगा. और इन अदर वे वी कैन से कि जैसे एरिया डिक्रीज़ होगा वैसे प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है. द एरिया ऑफ द पॉइंटेड एंड ऑफ द नेल इज़ मच स्मॉलर देन दैट ऑफ इट्स हेड. अब नेल जो है उसका जो पॉइंटेड पार्ट है ना उसका एरिया काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी हेड. तो क्या होगा कि उसके ऊपर प्रेशर जो है ना वो ज़्यादा अप्लाई होगा, राइट. सो हम क्या करते हैं, हेड के ऊपर जो है वो उसको करते हैं, ट्राई करते हैं कि वो नीचे की साइड उसको फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि प्रेशर ज़्यादा हो और जो नेल है वो अच्छे से वॉल के अंदर फिक्स हो पाए. द सेम फोर्स therefore produce a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank. अब वुडन प्लैंक के ऊपर अंदर ये इजीली चले जाए, इसीलिए हम उसके हेड के ऊपर जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं ताकि नीचे की साइड जो है वो एरिया कम है वहाँ पे प्रेशर जो है वो मैक्सिमम होगा. Porters place on their head a round piece of cloth when they have to carry heavy loads. By this, they increase the area of the contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced. अब आपने पोर्टर्स को देखा होगा कि वो क्या करते हैं, जब कुछ ज़्यादा सामान उठाना है ना तो एक पीस ऑफ क्लॉथ जो है ना वो अपने हेड के ऊपर रखते हैं और फिर उसके ऊपर भारी सामान रखते हैं. तो क्या होगा कि जैसे ही वो राउंडेड क्लॉथ रखते हैं ना तो वो क्लॉथ जो है उसका एरिया ज़्यादा होता है ताकि उसके हेड के ऊपर जो प्रेशर है ना वो कम हो और वो इजीली उसको कैरी कर पाए. नाउ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस. ना क्वेश्चन इज क्या लिक्विड और गैसेस जो है वो भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. लेट्स डिस्कस वन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड इट. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप एंड अ रबर बलून. अब आपको एक ट्रांसपेरेंट क्या करनी है, ग्लास ट्यूब लेनी है या तो प्लास्टिक की पाइप लेनी है और एक रबर एंड बलून, इतना रबर बलून इतना चाहिए. स्ट्रेच द रबर शीट स्लाइटली ओवर द एंड ऑफ द पाइप. होल्ड द पीस एट द मिडल कीपिंग इट इन अ वर्टिकल पोजिशन एंड पोर सम वाटर. अब आपको क्या करना है, आपने जो ट्रांसपेरेंट ग्लास की ट्यूब या तो प्लास्टिक की जो पाइप ली है उसके ऊपर ना आपको रबर का बलून जो है वो लगा देना है. बी केयरफुल कि पानी जब आप करते हो और ये उसको आपको वर्टिकल पकड़ के रखना है और पानी लीक नहीं होना चाहिए. ऐसे टाइट आपको बलून वहाँ पे लगाना है, फिर पानी डालना है. जैसे ये ट्रांसपेरेंट पाइप है, नीचे बलून है. स्टार्टिंग में ये बलून जो है ना वो डिफ्लेक्टेड है, फिर जैसे आप उसके अंदर पानी डालोगे क्या होगा, बलून जो है ना वो ब्लज आउट होगा, वो इन्फ्लेट होना स्टार्ट होगा, फूलना स्टार्ट होगा. नाउ ट्राई टू ऐड सम मोर वाटर. जैसे ही आपने ज़्यादा पानी डाला तो क्या होगा, बलून जो है ना वो और ज़्यादा जो है वो ब्लज होना स्टार्ट होता है. सो व्हाट इट इंडिकेट्स कि ये बलून है ना, जैसे ही आपने पानी ज़्यादा डाला तो बलून के ऊपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आता है, दैट्स वाई ये ज़्यादा ब्लज आउट करता है. So we can conclude that pressure exerted by liquids as well. Liquid जो है वो भी pressure जो है वो exert करते हैं. Next activity number 8 is take a plastic bottle, fix a cylindrical glass tube a few centimeter long near its bottom. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. अब आपको एक प्लास्टिक की बोतल लेनी है और एक ग्लास ट्यूब लेनी है और क्या करना है कि ग्लास ट्यूब जो है ना उसको थोड़ी सी हीट देनी है, उसको गर्म करनी है और क्विकली आपको बोतल के अंदर इंसर्ट कर देनी है. तो क्या होगा कि प्लास्टिक जो है ना वो हीट की वजह से मेल्ट हो जाएगा और ये जो टेस्ट ट्यूब है वो इजीली ग्लास ट्यूब उसके अंदर इंसर्ट हो सकती है.
बट यू नीड टू बी केयरफुल कि पानी कहीं से लीक नहीं होना चाहिए। इन केस लीकेज होता है तो आप वहाँ पे आसपास जो है वो वाटर लीक ना हो ऐसा कुछ अरेंजमेंट करेंगे। मेक श्योर दैट द वाटर डज नॉट लीक फ्रॉम द जॉइंट। कवर द माउथ ऑफ द ग्लास ट्यूब विथ अ थिन रबर शीट। अब आपको ग्लास ट्यूब का सेकेंड एंड है, एक एंड आपने क्या किया, बोतल के अंदर लगाया, दूसरा जो एंड है उसके ऊपर रबर की शीट या तो बलून लगाना है। लाइक दिस। यहाँ पे ये ग्लास की ट्यूब है, यहाँ पे ये पूरी प्लास्टिक की बोतल है और यहाँ पे एक बलून लगा दो। नाउ फिल द बोतल अप टू द हाफ विथ वाटर। अब आपको हाफ पानी से भरनी है। क्या होगा, नीचे प्रेशर आएगा तो ये बलून जो है वो वापस ब्लज होना स्टार्ट करेगा। देन ट्राई टू पोर मोर वाटर। थोड़ा और पानी डालोगे तो धीरे धीरे बलून जो है वो और ज़्यादा ब्लज होता जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी नंबर 9 इज टेक एन एम्प्टी प्लास्टिक बोतल और अ सिलिंड्रिकल कंटेनर। आपको एक खाली प्लास्टिक की बोतल लेनी है या तो सिलिंड्रिकल कंटेनर लेना है। ड्रिल 4 holes all around near the bottom of the bottle at the same height. Now fill the bottle with water. अब आपको क्या करना है कि ये जो बोतल है ना उसके बॉटम में इक्वल डिस्टेंस पे और इक्वल हाइट पे आपको 4 होल्स ड्रिल करने हैं और फिर उसके अंदर पानी भरना है। क्या होगा, द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स फॉल्स इन द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द बोतल। अब यहाँ से चारों साइड से पानी बाहर निकलना स्टार्ट करेगा जिसको हम जेट ऑफ वाटर बोलते हैं। और ये पानी जो है ना वो इक्वल डिस्टेंस पे और सेम डायरेक्शन के अंदर चारों साइड जो है वो पानी निकलेगा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड ओवर हियर, वी कैन से दैट लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये सारी एक्टिविटीज़ के अंदर हमने यही कंक्लूड किया कि इवन इनकी जो सरफेस है उसके ऊपर भी प्रेशर जो है वो लिक्विड लगाते हैं। दैट्स वाई ये सेम डिस्टेंस पे ये पानी जो है वो गिर रहा है चारों साइड। व्हेन यू इन्फ्लेट अ बलून यू हैव टू क्लोज इट्स माउथ। जब आप बलून के अंदर हवा भरते हो ना तो उसका माउथ जो है ना वो क्लोज होना चाहिए, आपके मुंह के अंदर उसका पूरा माउथ होना चाहिए। लाइक यू कैन सी, ये पूरा बलून जो है उसका माउथ आपको मुंह में रख के इसको इन्फ्लेट करना पड़ता है। सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ हॉल्स, वुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट। मान लो आपके पास एक बलून है जिसके अंदर होल्स है, तो क्या आप उसको फुला पाओगे? दैट इज़ अ क्वेश्चन। ऑब्वियसली यू कैन नॉट, बिकॉज क्या होगा, जैसे ही आप उसके अंदर हवा भरोगे ना तो वो एयर जो है ना वो होल्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी, वो प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं होता है। सो बलून है वो इन्फ्लेट करना पॉसिबल नहीं है। इट इंडिकेट्स दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये इंडिकेट करता है कि एयर जो है वो भी प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करती है। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ देयर कंटेनर। गैसेस जो है वो भी कंटेनर की वॉल के ऊपर प्रेशर जो है वो एक्सर्ट करते हैं। नाउ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एनवेलोप ऑफ एयर इज नोन एज द एटमॉस्फेयर। हमारे आसपास जो है वो पूरा एयर का एक एनवेलोप है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एंड इवन यू वुड हैव स्टडीड अबाउट डिफरेंट स्फीयर्स इन सोशल स्टडीज़। The atmospheric air extends up to many kilometers above the surface of the earth that you would have studied in SS, right? कि atmospheric air जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा किलोमीटर्स तक अर्थ की सरफेस के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं। The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. अब यहाँ पे हमारे आसपास जो एयर है वो भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है और इस प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। If we imagine a unit area and a very long cylinder standing on it filled with air, when the weight of air in this cylinder is the atmospheric pressure. अब आप इमेजिन करो कि आपने यूनिट एरिया जो है उतना एक सिलेंडर है आपके पास और उसके अंदर हवा भरी है, तो वो सारा प्रेशर जो है वो अगर हम हेड पे वो सिलेंडर रखते हैं तो वो सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हमारे बॉडी के अंदर अप्लाई होता है और उसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ एक्टिविटी नंबर 10 टू अंडरस्टैंड इट, टेक अ गुड क्वालिटी रबर सकर। अब आपको एक अच्छी क्वालिटी का रबर का एक सकर लेना है।
ये ले लिया, राइट, उसको आपको कहीं पे फिक्स करना है। देन प्रेस इट हार्ड ऑन अ स्मूथ प्लेन सरफेस। स्मूथ प्लेन सरफेस के ऊपर आपको क्या करना है कि उसको ना पूरा प्रेस करके अच्छे से पूरा उसके ऊपर रखना है। When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escape out. The sucker sticks to the surface because the pressure of the atmosphere acts on it. अगर आप उसको अच्छे से प्रेस करोगे ना, किसी भी आपने डिश के ऊपर रखा या तो किसी भी वेसल के ऊपर रखा है, तो क्या होगा कि ये जो आपने रबर का शक्कर लिया था वो उसके ऊपर पूरा अच्छे से स्टिक हो जाएगा, बिकॉज उसके ऊपर आउटर साइड से एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो उसके ऊपर होता है। नाउ ट्राई टू पुल इट ऑफ द सरफेस। अब आप उसको निकालने की ट्राई करो, तो आप धीरे से ट्राई करोगे, वो नहीं निकलेगा। वाई? To pull the sucker off the surface, the applied force should be large enough to overcome the atmospheric pressure. Now we know कि इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ऑलरेडी है। अगर आपको रबर के शक्कर को निकालना है, देन व्हाट यू नीड टू डू, क्या करना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा ताकि आप उसको निकाल सको। The weight of air in a column of the height of the atmosphere and area 10 by 10 centimeter is as large as 1000 किलोग्राम। अब बात कर रहे हैं कि एक मतलब एयर का वेट कितना होता है, तो कितना है कि 10 बाई 10 सेंटीमीटर, जितना इतने छोटे से एरिया के अंदर जो उसका वेट सपोज 1000 किलोग्राम वेट है, उतना ज़्यादा प्रेशर होता है। सो हियर वी कैन से कि हमारे आसपास 10 बाई 10 सेंटीमीटर एरिया के अंदर भी 1000 किलोग्राम जितना वेट हमारे बॉडी के ऊपर आता है। नाउ यू कैन इमेजिन कितना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें बाहर से अप्लाई होता है हमारे बॉडी के ऊपर अंदर। एंड 10 बाई 10 यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर ही हमारे बॉडी के ऊपर 1000 kg जितना लगता है। देन हम क्रश क्यों नहीं हो जाते? अगर मान लो कि हमारे ऊपर उठा के कोई 1000 किलोग्राम वेट रख दे, तो हम कैरी कर पाएंगे? ऑब्वियसली वी कांट, पूरे दब जाएंगे, राइट। अगर कोई 10 kg रखे ना तो भी पेन होगा, तो ये 1000 kg हम कैसे बेयर कर सकते हैं? The reason we are not crushed under these weight is that the pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure and cancels the pressure from the outside. इसका रीज़न क्या है कि हम क्यों क्रश नहीं होते हैं? बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर भी जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर से लगता है ना, उतना ही प्रेशर हमारे बॉडी के अंदर से आता है। सो आउटर एंड इनवर्ड प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट के होते हैं। दैट्स वाई हमें ये जो वेट है, ये जो प्रेशर है वो फील नहीं होता है। बट एज़ यू गो हाई, जैसे आप हाइट पे ऊपर जाओगे, वैसे वैसे प्रेशर जो है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता जाता है। दैट्स वाई जो स्पेस में जाते हैं ना, वो पूरा स्पेशली जैकेट पहन के जाते हैं ताकि बॉडी का जो प्रेशर, आउटर प्रेशर और इनवर्ड प्रेशर जो है वो अच्छे से मेंटेन हो पाए। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू एंटायर चैप्टर। थैंक यू।